नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां समंदर की लहरें सपने लेकर आती हैं, जहां हर कोने में रोमांच है और जहां दोस्ती का मतलब शायद कुछ और ही होता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर एनिमे और मांगा में से एक की। बिल्कुल, वन पीस। और आज हम देखेंगे इसकी बिल्कुल शुरुआत, वो पहला आर्क जिसे रोमांस टॉन कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो समझो एक तरह की पुरानी लॉगबुक एंट्री है जो हमें इस कहानी के शुरुआती हिस्से में गाइड करती है। तो चलो माहौल बनाते। ये दुनिया है समुद्री डाकुओं की, पायरेट्स की। हाँ, और इसे हमेशा के लिए बदल दिया एक आदमी ने, पायरेट किंग गोल्डी रॉजर। कहानी वहीं से शुरू होती है ना? रॉजर की फांसी से। हाँ, उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पकड़ा था और उसे उसके अपने शहर लॉकडाउन में फांसी दी जानी थी। सोचिए, फांसी का तख्ता और वहां रॉजर मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल, कोई डर नहीं, कोई अफसोस नहीं। और फिर उसने पूरी भीड़ को देखा और जोर से चिल्लाया, वो मशहूर लाइनें, मेरा खजाना अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। जोर से। मैंने जो कुछ भी जमा किया था सब एक ही जगह पर छोड़ दिया है, अब तुम्हें बस उसे ढूंढना है। और बूम, समझो जैसे किसी ने आग लगा दी हो। वहीं से शुरू हुआ महान समुद्री डाकू युग, ग्रेट पायरेट एरा। अनगिनत लोग समंदर की तरफ निकल पड़े। सही का। और ये शब्द सिर्फ किसी खजाने का पता नहीं थे, मतलब वो तो थे ही शायद, लेकिन उससे कहीं ज्यादा थे। हाँ, क्या मतलब? ये एक तरह का ऐलान था कि अब दुनिया दौलत से नहीं बल्कि सपनों से चलेगी, उन्हें पूरा करने की जिद से। अच्छा। यही वन पीस की कहानी का एसेंस है, उसकी आत्मा। अपने सपनों का पीछा करना, चाहे वो कितने ही नामुमकिन क्यों न लगे। रोजर के उन आखिरी शब्दों ने एक पूरी पीढ़ी को इंस्पायर किया कि वो ग्रैंड लाइन में जाएं, वो खतरनाक समंदर। उस एक खजाने वन पीस की तलाश में, जिसके बारे में कोई ठीक से जानता भी नहीं कि वो है क्या। बिल्कुल सही कहा। तो चलो अब कहानी में 22 साल आगे चलते हैं। ठीक है। समंदर के बीच एक अकेला लकड़ी का बैरल तैर रहा है। पास में एक क्रूज शिप है जिस पर लूटपाट चल रही है। और लुटेरा कौन? आयरन मेस अल्विडा। वो अपने भारी गदे के लिए जानी जाती है, बहुत गुस्सैल। उसी जहाज पर है कोबी, एक डरा सहमा सा लड़का, गुलाबी बाल हैं उसके। अल्विडा के लिए कैबिन बॉय का काम करने को मजबूर है बेचारा। हाँ, तो वो डरते डरते पेंट्री से वो ही बैरल लुढ़का कर लाता है। शायद सोच रहा होगा इसमें कुछ पीने को होगा। और फिर जैसे ही अल्विडा के कुछ लोग उस बैरल को तोड़ने लगते हैं, जोर का धमाका, कड़ाक, लकड़ी के टुकड़े हवा में। और अंदर से निकलता है एक लड़का, दुबला पतला सा, सिर पर स्ट्रॉ हैट, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और आंख के नीचे एक निशान। हमारा हीरो मंकी डी लुफी। और बाहर निकलते ही उसका पहला रिएक्शन 2 मुक्के मारकर उन डाकुओं का बेहोश करना। कमाल है। लुफी के बारे में पहली चीज जो हैरान करती है वो है उसका एटीट्यूड। हाँ, मतलब जरा भी डरा हुआ नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ना कोई हैरानी कि वो बैरल से कैसे निकला, उसे बस भूख लगी है। हाँ हाँ, सही है। उसका वो बेफिक्र अंदाज ही अलग है। और हाँ, एक और अजीब बात, वो रबर का बना है। अच्छा, रबर कैसे? पता चलता है बचपन में उसने गलती से एक फल खा लिया था, गम गम फ्रूट। ये डेविल फ्रूट्स कहलाते हैं। ओह, डेविल फ्रूट्स, हाँ, इनके बारे में सुना है। कोई खास पावर मिलती है खाने वाले को? हाँ, पर एक कीमत चुकानी पड़ती है। समुंदर उनसे तैरने की ताकत छीन लेता है। क्या? एक समुद्री डाकू जो तैर नहीं सकता? ये तो गजब की कमजोरी है ना? इससे बड़ी आयरनी क्या होगी? बिल्कुल। और यही लूफी के कैरेक्टर की सबसे दिलचस्प बात है। ये कमजोरी उसे परेशान नहीं करती, बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि लूफी का एक सपना है, एक ऐसा सपना जो उसकी इस तैर न पाने वाली कमजोरी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। और वो इसे बताने से हिचकता नहीं। जब कोभी, जो खुद मरीन ऑफिसर बनना चाहता है, अल्विडा से बचकर, दुनिया का सबसे सीधा और सबसे एम्बिशियस जवाब होता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, मैं समुद्री डाकुओं का राजा बनूंगा। वाह, सीधे किंग। और जिस तरह वो कहता है, जैसे ये कोई फैक्ट हो, जैसे सूरज पूरब से उगता है, कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। सही। उसमें वो कॉन्फिडेंस है। यही वन पीस की कहानी का फ्यूल है। ये सिर्फ सपने देखने के बारे में नहीं है, ये उन्हें पूरी शिद्दत से बिना किसी शर्म के दुनिया के सामने रखने और फिर जान लगा देने के बारे में। बिल्कुल। ये पहली घोषणा ही कहानी का मूड सेट कर देती है। अटूट विश्वास, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और लफी का ये यकीन, ये कोबी को भी हिम्मत देता है। हाँ, उसे लगता है कि वो भी अल्विडा के डर से निकल सकता है, अपने सपने के लिए खड़ा हो सकता है। और फिर लफी एक्शन में आता है।
दिखाता है कि वो सिर्फ बोलता नहीं, वो रबर वाली पावर, अपनी रबर की बांह पीछे खींचता है और चिल्लाता है गम गम पिस्टल। सीधा पंच। और वो पंच सीधे एल्विडा को लगता है, उसे हवा में उड़ा देता है और कोबी आजाद। यही हम देखते हैं कि लुफी के उस कन्विक्शन में कितनी ताकत है। उसका अपना इरादा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि अनजाने में दूसरों को भी इंस्पायर करता है। सही, अपने डर से लड़ने की हिम्मत देता है। हाँ, ये कहानी में फ्रीडम के लिए लड़ने का एक छोटा सा पर बहुत जरूरी पहला कदम है। तो चलो, कप्तान तो मिल गया, लेकिन एक अकेला कप्तान क्या करेगा? उसे एक क्रू चाहिए, एक दल। बिल्कुल, लिफी कहता है उसे कम से कम 10 साथी चाहिए। 10? हाँ, शुरू से ही बड़ा सोच रहा है। हाँ, और उसका पहला निशाना पास का एक मरीन बेस। मरीन बेस? वहां क्यों? क्योंकि उसने सुना है वहां एक आदमी कैद है, इतना खतरनाक, इतना बेरहम शिकारी कि लोग उसे कहते हैं पायरेट हंटर। पायरेट हंटर? हाँ, जोरो? हाँ, रोरोनोआ जोरो। कहते हैं वो इंसान के भेस में राक्षस है, एक तलवारबाज जो समुद्री डाकुओं के सिर कलम करता है इनाम के लिए। सुनने में तो विलन जैसा लगता है, शायद लूफी का पहला बड़ा दुश्मन। हाँ, लगता तो यही है, पर जैसा तुमने कहा, रेपुटेशन अक्सर धोखा देती है, कहानी हमें ये जल्दी सिखा देती है। बिल्कुल, जब लफी और कोबी उस मरीन बेस पर पहुंचते हैं तो उन्हें कोई राक्षस नहीं मिलता। तो कौन मिलता है? एक हरे बालों वाला नौजवान, कमर पर 3 तलवारें, बांह पर काला बंदाना, लेकिन वो बंधा हुआ है एक लकड़ी के क्रॉस से। बंधा हुआ क्यों? आंगन में, कमजोर, भूखा, धूप में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ओह, ये तो बिल्कुल अलग तस्वीर है। फिर पता चलता है कि जोरो कोई बुरा आदमी नहीं है, उसे सजा मिली है क्योंकि उसने एक छोटी बच्ची को बचाया था। किससे? वहां के मरीन कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन के बिगड़े हुए बेटे से। कैप्टन मॉर्गन? हाँ, वो एक अत्याचारी है, उस बेस और कस्बे पर लोहे के हाथ से राज करता है। मतलब सचमुच का लोहे का हाथ नहीं, एक कुल्हाड़ी वाला हाथ है उसका। अच्छा, तो जोरो ने अच्छा काम किया था। हाँ, और उसे उसकी सजा मिल रही थी। लूफी ये सब देखता है, उसे जोरो में कोई पायरेट हंटर या राक्षस नहीं दिखता। उसे क्या दिखता है? उसे एक इज्जतदार, ताकतवर आदमी नजर आता है और वो वहीं फैसला कर लेता है, क्या ये मेरा पहला साथी बनेगा। वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। जोरो के इंट्रोडक्शन कहानी में शुरू से ही मोरालिटी की ग्रे एरियाज दिखाता है। मतलब ये दुनिया सिर्फ अच्छे मरीन बनाम बुरे समुद्री डाकू वाली नहीं है। यहाँ एक पायरेट हंटर उसूलों वाला है और मरीन कैप्टन खुद जालिम है। सही बात है। और दिलचस्प ये है कि लूफी का फैसला जोरो की रेपुटेशन पर बेस्ड नहीं है। हाँ, वो उसके एक्शन पे है, उसके कैरेक्टर पर। बिल्कुल, वो सुनता नहीं, वो देखता है। ये दिखाता है कि लूफी लोगों को उनके टाइटल से नहीं, उनके असल रूप में देखता है। जाहिर है, जोरो पहले तो मना कर देता है, वो पायरेट हंटर है, पायरेट के साथ क्यों जाएगा। हाँ, लॉजिकल है। लेकिन लफी कहाँ मानने वाला, वो अड़ जाता है। और जब उसे पता चलता है कि मॉर्गन जोरो को वैसे भी मारने वाला है, अपना वादा तोड़कर, तब लफी एक्शन लेता है। हाँ, अकेले ही मरीन बेस में घुल जाता है। सैनिकों से लड़ता हुआ जोरो की सबसे कीमती चीज, उसकी 3 तलवारें वापस ले आता है। गजब हिम्मत है। और फिर आता है वो पल, मरीन सैनिक जोरो पर गोलियां चलाने वाले हैं और लफी कूद जाता है गोलियों के सामने। वो रबर का है, गोलियां उस पर बेअसर। क्या सीन होगा वो जोरो को बचाता है और चिल्लाकर कहता है कि अगर जोरो उसका साथी बनता है तो वो उसे पायरेट किंग बनने में मदद करे और लफी उसे दुनिया का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बनने में। 2 बड़े सपने एक साथ। इस पागल रबर के लड़के की हरकतें, उसकी हिम्मत, उसका सपना, ये सब देखकर जोरो आखिरकार मान जाता है। लेकिन उसकी अपनी एक शर्त है। हाँ, वो कहता है ठीक है, लेकिन सुन ले। क्या शर्त? सबसे महान तलवारबाज बनना। अगर तेरे साथ चलने के लिए मुझे अपना ये सपना छोड़ना पड़ा तो तुझे मेरे पेट में अपनी तलवार से मेरी जान लेनी होगी। बाप रे। अगर ये मंजूर है तो दुनिया का सबसे महान तलवारबाज तेरे दल में शामिल होगा। और बस यहीं पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की नींव पड़ती है। कप्तान और उसका पहला साथी। 2 लोग, 2 बड़े सपने। यहाँ सिर्फ 2 लोग नहीं मिल रहे, यहाँ 2 बहुत बड़े, लगभग नामुमकिन लगने वाले सपने टकरा रहे हैं और फिर एक साथ एक रास्ते पर चलने का फैसला कर रहे हैं। हाँ, यहीं से नाकामा का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ये जापानी शब्द है, पर इसका मतलब सिर्फ दोस्त या साथी नहीं है। क्या मतलब है फिर? ये बहुत गहरा है। कॉमरेड, हमसफर, एक ऐसा परिवार जिसे आपने चुना है, खून से नहीं बल्कि साझा सपनों, भरोसे और एक दूसरे के लिए लड़ने की इच्छा से बना हुआ है। अच्छा, जैसे भाई बंधु? उससे भी ज्यादा शायद। देखो, लूफी का सपना राजा बनना है, जोरो का सबसे महान तलवारबाज। रास्ते अलग हो सकते हैं पर यात्रा बेक है।
उनके बीच का वो आपसी सम्मान और लॉयल्टी। वही आगे चलकर पूरे दल का बेस बनेगा। इसके बाद कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। लफी और जोरो मिलकर कैप्टन मॉर्गन को हराते हैं। उसका अत्याचार खत्म, शहर आजाद। हाँ, और कोबी वो मरीन बनने के अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाता है। और लफी और जोरो, वो एक छोटी सी नाव में बैठकर निकल पड़ते हैं अगली मंजिल की ओर। 2 लोग, 2 सपने और सामने खुला समंदर। और यहीं इन शुरुआती कुछ हिस्सों में ही वन पीस का वो मैजिक है ना, वो पूरी तरह सामने आ जाता है। हाँ, जैसा हमारे सोर्सेज में भी कहा गया है, कहानी के सारे मेन एलिमेंट्स यहीं सेट हो जाते हैं। पहला और सबसे जरूरी, सपने। बिल्कुल, हर कैरेक्टर का एक सपना है और यही सपने कहानी को ड्राइव करते हैं। ये सिर्फ इच्छाएं नहीं है, ये वो चीजें हैं जिन्हें चिल्लाकर दुनिया को बताना है, जिनके लिए लड़ना है, जिनके लिए शायद मरना भी पड़े। लफी का गाजा बनना, जोरो का स्वॉर्ड्समैन बनना, कोबी का मरीन बनना, सब कहानी की जड़ें हैं। दूसरा एलिमेंट, एडवेंचर, रोमांच। दुनिया बहुत बड़ी लगती है, पॉसिबिलिटीज से भरी हुई। अभी तो सिर्फ 2 छोटे आइलैंड देखे हैं। हाँ, और पता है कि ग्रैंड लाइन जैसी खतरनाक जगह उनका इंतजार कर रही है। हर अगला कदम एक नई खोज। सही। और तीसरा, शायद सबसे इमोशनल एलिमेंट, मिला हुआ परिवार, नाकामा। हाँ, लफी सिर्फ क्रू मेंबर्स नहीं ढूंढ रहा, वो साथी ढूंढ रहा है, जिनका गहरा रिश्ता हो, जो एक दूसरे के सपनों की इज्जत करें और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। लफी और जोरो के बीच वो जो इंस्टेंट कनेक्शन बनता है, वो भरोसा, वो सम्मान, वो इसका पहला और सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। ये तीनों चीजें, सपने, रोमांच और नाकामा, ये क्यों इतनी जरूरी हैं? देखो, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बहुत सिंपल शुरुआत से एक एपिक कहानी की जमीन तैयार करते हैं। कहानी हमें दिखाती है कि खुद पर और दूसरों पर अटूट विश्वास रखना कितना जरूरी है। सोचो, एक लापरवाह रबर का लड़का और एक सीरियस खतरनाक तलवारबाज। दोनों के सपने ऐसे हैं कि कोई भी सुन के हंसे। बिल्कुल, लेकिन उनका वो पक्का इरादा और एक दूसरे का साथ, वो हमें यकीन दिलाता है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता अगर उसे पूरा करने की जिद हो और साथ देने वाले साथियों। सही बात है। यही बात उन सभी को अपील करती है जो एम्बिशन, लॉयल्टी और एक्सप्लोरेशन की कहानियों को पसंद करते हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे अपने सपनों और रिश्तों को भी छूता है। तो वन पीस के रोमांस डॉन आर्क पर हमारी ये चर्चा यहीं पूरी होती है। ये शुरुआती एपिसोड्स, जैसा हमारे स्रोत भी कहते हैं, हाँ, एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है इस लंबी और रोमांचक यात्रा के लिए। अगर लफी और जोरो को उस छोटी नाव में सूरज की तरफ, ग्रैंड लाइन की तरफ जाते देखकर आपके अंदर भी रोमांच की एक लहर उठी है, तो समझिए आप इस सफर के लिए तैयार हैं। और जाते जाते एक सवाल जो इन शुरुआती हिस्सों से उठता है, वो सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इस दुनिया में न्याय का क्या मतलब है? जस्टिस। अच्छा सवाल है। क्या न्याय वो है जो मरीन जैसी संस्थाएं तय करती हैं, जैसे कैप्टन मॉर्गन का रूल था? या फिर न्याय हर इंसान के अपने कर्मों और उसकी अपनी नैतिकता से तय होता है, जैसे हमने जोरो के ऑनर और मॉर्गन के करप्शन के कॉन्ट्रास्ट में देखा? ये सवाल कहानी की शुरुआत से ही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सही और गलत की लाइनें कितनी धुंधली हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत गहरा सवाल है ये। आज के इस विश्लेषण के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे तो देखेंगे कि लूफी और जोरो का सामना किससे होता है। हाँ, एक चालाक नारंगी बालों वाली नाविक जिसे समुद्री डाकुओं से नफरत है, और एक डरावना क्लाउन जैसा डाकू जिसका अंदाज काफी विस्फोटक है। तब तक अपने सपनों को हमेशा सामने रखिए। अलविदा।